Hello student. Today started chapter number 5 part 3. चैप्टर्स का नाम है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार रिवाइज कर देते कि अपन ने इसमें अब तक क्या क्या पढ़ा है। यहाँ देखिए, हमने जब चैप्टर शुरू हुआ था तब बताया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला था व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, यानी जुडिशरी की क्या भूमिका होती है। इसके बारे में हमने बता दिया था कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सेकंड पॉइंट था व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है, क्या होता है स्वतंत्र न्यायपालिका कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होता है, ये ऑटोनोमस बॉडी होती है। अगला पॉइंट था व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। कोर्ट का स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे अपर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट्स होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है। आज का जो पॉइंट है वो है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी जो हमारा लीगल सिस्टम है इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। कहने का अर्थ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेज, कि केसों के क्या प्रकार हैं, किस प्रकार के केस हमारी जुडिशरी में आते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम की हम आज ब्रांचेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम, जो विधिक व्यवस्था है हमारी लीगल सिस्टम है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी उसकी ब्रांचेज है, किस किस प्रकार के केसेज हमारी लीगल सिस्टम में आते हैं। देखिए क्या लिखा है। द अबव केसेस ऑफ द डाउरी डेथ फॉल्स विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज ए वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखिए कि दहेज हत्या का मामला जो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, यह किस प्रकार का केस माना जाता है, क्रिमिनल लॉ, वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, यानी आपराधिक कानून का उल्लंघन है। देखिए, सामान्य भाषा में हम ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम को देखते हैं। देखिए, एक ब्रांच होती है क्रिमिनल लॉ और एक ब्रांच होती है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, याद रखना। दो ब्रांचेज होती है, एक क्रिमिनल लॉ होती है और एक सिविल लॉ होती है। क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है आपराधिक कानून, जिसमें अपराध रिलेटेड होते हैं, जैसे मर्डर है, चोरी है, थेफ्ट है, इसके अलावा किडनैपिंग है, ये क्रिमिनल लॉ की श्रेणी में आते हैं। और एक शाखा होती है सिविल लॉ। सिविल लॉ का मीन्स है दीवानी कानून, यानी सिविल जो नागरिक कानून है जिसमें जो डिस्प्यूट होते हैं वो मेनली जैसे किसी वस्तु की परचेजिंग से संबंधित होते हैं, जैसे परचेज ऑफ गुड्स है, जैसे किसी कमरे मकान का किराए से, रेंट मैटर्स है। कहने का मतलब है इसमें फिजिकल असॉल्ट नहीं होता है, यानी शारीरिक नुकसान नहीं होता है। इसमें केवल आपको जो नुकसान होगा या जो हानि होगी वो आपको मनी से रिलेटेड होगी। बेसिकली कुछ केसेज में मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं और कुछ केसेज आपकी पर्सनल जो फैमिली लॉ है उससे रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे डाइवोर्स। अब डिवोर्स में एक पक्ष तलाक से संबंधित कानून सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, लेकिन डाउरी डेथ, जैसे दहेज, शादी में दहेज मांगा और दहेज के कारण किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो वो क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा। तो वो क्रिमिनल लॉ होगा और
अगर तलाक से रिलेटेड केस है कि तलाक लेना है तो वो सिविल लॉ के अंतर्गत आएगा। हम इसके डिफरेंस को इस जो टेबल दी गई है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉ का सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसको हम एक स्लाइड से ज़्यादा अच्छी तरीके से देख पाएंगे। यहाँ देखिए, go through the following table to understand the significant difference between the criminal and civil law। हम इस टेबल के आधार पर जो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में जो डिफरेंस होता है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डील्स विद कंडक्ट। क्रिमिनल लॉ का डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ए ऑफेंस, एग्जाम्पल थेफ्ट, हैरेसिंग ए वुमेन, डाउरी, मर्डर। देखिए क्या कहता है कि ये इस प्रकार के व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है, एक्ट्स से संबंधित है, कार्यों से संबंधित है, जिन्हें कानून की दृष्टि में जिन्हें कानून ने डिफाइन एज ए ऑफेंस, जिसे कानून ने अपराध की श्रेणी में रखा है, जिसे कानून ने अपराध माना है, जैसे मर्डर है, थेफ्ट है, किडनैपिंग है, वुमेन्स हैरेसमेंट है, डाउरी डेथ है। ये सब क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। इनको क्रिमिनल लॉ के श्रेणी में रखा गया है और ये किस ब्रांच के अंतर्गत आते हैं? क्रिमिनल ब्रांच के अंतर्गत। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल बताए मैंने, इस प्रकार के जो अपराध होंगे वो इस श्रेणी में आएंगे। ध्यान रखना, क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसीडिंग है वो स्टेट यानी राज्य के द्वारा शुरू की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया तो जिसने मारा है वह तो कोर्ट जाएगा नहीं, वो व्यक्ति कोर्ट जाएगा जिसको मारा गया है, तो उसका जो केस है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लड़ा जाएगा। तो जो प्रोसीडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जाती है, स्टेट के द्वारा शुरू की जाती है। जबकि सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है कि सिविल लॉ में जो प्रोसीडिंग है वो कोई भी पक्ष, कोई भी जो पार्टी है वो शुरू कर सकती है। जैसे रेंट से रिलेटेड कोई मैटर है, मान लीजिए किराए से कोई रिलेटेड मैटर है, तो मकान मालिक भी जा सकता है कोर्ट में और किराएदार भी जा सकता है। इसमें ये जो सिविल लॉ है वो ये समझिए आपस में इंडिविजुअल केसेस से संबंधित है, यानी इसमें कोई भी पक्ष केस कर सकता है। जबकि क्रिमिनल लॉ में वही केस करेगा जिसका हैरेसमेंट होगा, जिसे किसी भी प्रकार की असॉल्ट होगी, नुकसान होगा, चोट पहुंचेगी। देखिए सिविल लॉ में क्या है, डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर, डाइवोर्स केसेस। देखिए इसका जो संबंध है, सिविल लॉ का जो संबंध है, वे व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन, हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या उनकी अवहेलना या उनको नुकसान, इंजरी यानी उन नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। अधिकारों को नुकसान, फिजिकल नुकसान नहीं, अधिकार। अगर ये इसमें फिजिकल नुकसान होता है तो वो क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा, लेकिन इसमें अधिकारों का नुकसान हुआ है तो इस प्रकार के जो केस है, जैसे किसी ने किराया नहीं दिया तो उसमें उसका अधिकार था कि किराया लेना, लेकिन उसका नुकसान हुआ, तो ये सिविल लॉ है। डाइवोर्स, कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेना चाहता है तो उसका अधिकारों का नुकसान हुआ है तो वो सिविल लॉ है। किसी ने ज़मीन बेची है और उसको पैसा नहीं दिया है, ज़मीन नहीं दी है, तो वो सिविल लॉ है। अगर ज़मीन बेचने के दौरान लड़ाई हो जाती है तो वो क्रिमिनल लॉ है। तो इसमें दो केस चल जाएंगे कि ज़मीन से संबंधित मैटर है तो सिविल लॉ हो जाएगा, और ज़मीन को खरीदने के दौरान कोई असॉल्ट हो गया है, कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस हो गया तो वो क्रिमिनल लॉ में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सिविल और क्रिमिनल में इतना अंतर है कि एक में फिजिकल असॉल्ट होगा और एक में फिजिकल इंजरी होगी और एक में इंजरी ऑफ राइट्स होगी, यानी अधिकारों की इंजरी होगी या अधिकारों को नुकसान होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूजुअली बिगेन विद द लॉजिंग ऑफ ए
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court। देखिए क्रिमिनल लॉ में इसमें सबसे पहले जो FIR है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जैसे कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस स्टेशन में जो सूचना दी जाती है वो FIR के रूप में होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो इट इज़ यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, उसके बाद पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है, अपराध की जांच करती है। आफ्टर विच ए केस इज फिल्ड इन द कोर्ट, और इसके बाद पुलिस द्वारा अदालत में केस फाइल कर दिया जाता है, उसके बाद केस चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, ऑफेंस होता है, ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस द्वारा FIR लॉन्च की जाती है, और FIR लॉन्च करने के बाद उसको कोर्ट में केस कर दिया जाता है उस व्यक्ति के खिलाफ। जबकि सिविल लॉ में क्या होता है, A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only। देखिए इसमें क्या है कि जो पिटिशन है हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, यानी इसमें जो प्रभावित पक्ष है, जिसको नुकसान हुआ है, उसके द्वारा जो भी रिलेवेंट कोर्ट होती है उसमें मामला दर्ज कराया जाता है, कोर्ट में डायरेक्ट। प्रभावित पक्ष को ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। अब मान लीजिए किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार, दोनों कोई भी, क्योंकि दोनों की राइट्स अफेक्टेड हुए हैं, तो या तो मकान में लैंडलॉर्ड्स या जो किराएदार है, उनमें से कोई भी केस या पिटिशन दायर कर सकता है। कहाँ, कोर्ट में। यहाँ FIR होगी, यहाँ कोर्ट में जाएंगे आप डायरेक्ट और पिटिशन दायर करेंगे। सिविल लॉ में डायरेक्ट हम कोर्ट चले जाएंगे, जबकि क्रिमिनल लॉ में हम पुलिस स्टेशन जाएंगे FIR लॉन्च कराने के लिए। वैसे तो FIR कोर्ट के थ्रू भी जा सकती है, लेकिन एक प्रोसीजर है कि FIR डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, क्योंकि कोर्ट भी पुलिस स्टेशन ही भेजेगा, लेकिन जो सिविल लॉ है वो डायरेक्ट कोर्ट में ही चलते हैं। जो अफेक्टेड पार्टी होती है उसके द्वारा कोर्ट में जाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined। अगर कोर्ट में केस चल रहा है और जब कोर्ट का डिसीजन आता है फाइनल, और कोर्ट को लगता है इफ़ फाउंड गिल्टी, उसको लगता है कि वह दोषी है, द एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल, तो जो अपराधी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, उसको जेल भेज दिया जाएगा या उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, एंड आल्सो फाइंड, उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, या दोनों, उसको जेल भी भेजा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है, और अगर लगता है कि नहीं वो निर्दोष है, उसने कोई गिल्टी नहीं किया, तो उसको छोड़ा भी, रिलीज भी किया जा सकता है। अगला थर्ड पॉइंट है सिविल लॉ का, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। अगर अदालत को लगता है कि वास्तव में किसी पार्टी के राइट्स का इंजरी हुई है या नुकसान हुआ है, तो द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, तो अदालत उसके लिए राहत या क्षतिपूर्ति या मेंटेनेंस की व्यवस्था कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है, यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, तो अदालत ऑर्डर दे सकती है कि जो टेनेंट है वो मकान को खाली करे और बकाया जो भी है पैसा है उसको चुकाए। तो इस प्रकार का स्पेसिफिक रिलीफ दे सकती है। किसी प्रकार की विशेष जो रिलीफ है वो कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है।
सज़ा नहीं होगी सिविल लॉ में, सज़ा की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। विशेषकर जो फाइन्स हैं, कोई जुर्माना है या इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो आज हमने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में डिस्कस किया। आगे हम जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ ब्रांचेज के बारे में जो लीगल सिस्टम से रिलेटेड है। अगला हमारा जो पॉइंट है, जैसे हमारा अगला पॉइंट है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है क्या, कि हर मैटर में हर व्यक्ति क्या अदालत जा सकता है, कोर्ट जा सकता है क्या, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ एक टेबल है जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वायलेंस दे रखा है। जैसे आपको एक चीज़ बता देते हैं यहाँ, जैसे एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर persistently harassed by group of boys while walking to school। देखिए इसमें क्या कहा कि कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को परेशान करते हैं। तो बताइए ये किस में आएगा? ब्रांचेज ऑफ लॉ। तो ध्यान रखना ये हैरेसमेंट ऑफ वुमेन है, तो ये ब्रांचेज ऑफ लॉ में क्रिमिनल में आएगा। क्यों? क्योंकि हैरेसमेंट हुआ है उनका। अगला है ए टेनेंट हु इज बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स ए केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। एक किराएदार का मकान खाली करने का मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो कौन सी ब्रांच में आएगा? तो ध्यान रखना वो सिविल लॉ में आएगा। अब ये प्रोसीजर कौन सा फॉलो करेंगे कि भाई वो पहले वाले में पुलिस में FIR दर्ज होगी, जबकि इसमें कोर्ट में शू होगा यानी केस होगा, तो पिटीशन दायर होगी। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि उस डिस्क्रिप्शन में कौन सी लॉ की ब्रांच आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।